यस दोस्तों, काफ़ी देर से मैं जगह ढूंढ रहा था कहाँ रख के वीडियो बनाया जाए। तो कुल मिला के ये है कि साइंस में इन सब की जगह नहीं होती और फाइनेंस कैलकुलेशन में इनकी जगह नहीं होती। जहाँ दिमाग का खेल होता है वहाँ इन सब चीज़ों की जगह नहीं होती। बंदर नचाने हो तो कोई बात नहीं, लोकेशन चाहिए। डांस करना हो तो लोकेशन चाहिए और दूसरा कोई प्रोग्राम करना हो तो उसके लिए अच्छा लुक चाहिए लोकेशन वाइज। लेकिन जहाँ दिमाग की बात हो और जहाँ आपको पढ़ाई लिखाई का काम आ जाता है तो वहाँ लोकेशन और लुक और इनमें सब कुछ नहीं रखा। तो दोस्तों, मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ जो एक लर्निंग विंडो के नाम से मैंने आज शुरू किया है। और एवरी सैटरडे मॉर्निंग एट 10 o'clock में इस वीडियो को लाया करूँगा। आज ये शुरुआत है और बच्चे लोग और दर्शक लोग ये देख लें कि कहीं इसमें कोई मेरी त्रुटि तो नहीं है। यहाँ आपको मेरा काफ़ी पुराना तजुर्बा दिखाई देगा और इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है स्टॉक मार्केट में। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कोई मेरे इस वीडियो को देख के ख़रीद फरोख्त करेगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा, उसको मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। अगर वो कुछ ख़रीदना या बेचना चाहता है स्टॉक मार्केट में तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले ले। ये मेरा डिस्क्लेमर है। दोस्तों, मैं जल्दी इसको शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ मैं 3 तरह के स्टॉक लूँगा। आज आपको मैं एक ट्रेनिंग दूंगा और 3 तरह के स्टॉक लूँगा। पहले स्टॉक वो लूँगा जिनको आप अच्छा समझेंगे, एक्सेलेंट समझेंगे, भविष्य उज्ज्वल समझेंगे और साफ आपको दिखाई देगा कि हाँ, इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। क्योंकि बच्चे अभी भी मुझे कुछ उल्टे सीधे स्टॉक्स दे रहे हैं और कुछ पेनी स्टॉक्स दे रहे हैं, 8-10 दे दिए, इस तरह इनकी एनालिसिस करो। तो मैंने कल गुस्सा भी अपना जताया है, अरे यू डोंट वेस्ट माई टाइम। अपना तो कर ही रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो मैं समझाता हूँ, आजकल के बच्चों में ये सबसे बड़ी बीमारी आई है। जो मैं समझाता हूँ, पेरेंट्स समझाते हैं, दादा दादी समझाते हैं, वो नहीं समझते, वो अपनी ही बात को आगे रखते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप हमारी भी बात समझें और इस तजुर्बे को फ़ायदा उठाएं। और मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ कि सर गलती हो गई, 5 स्टॉक ले लिए, पेनी स्टॉक्स, उनका कहीं पता नहीं है, सर गलती हो गई। जब मैंने कहा कि ये यू आर वेस्टिंग माई टाइम, देन उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। और इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे किस तरह से इन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। TTML पे तो मेरे पास रोज़ ही राम कहानी आ जाती है कि सर कब वापस होगा। तो TTML पे भी मैं बता दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया है और स्टॉक मार्केट में मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि एक उनके चार्ट ही नहीं चलते, टेक्निकल डाटा ही नहीं चलता, उनका बहुत कुछ देखा जाता है। दोस्तों, बहुत कुछ देखा जाता है। आप कहोगे बहुत अच्छा विश्वराज सुगर का भविष्य दिख रहा है, बहुत अच्छा राणा सुगर का भविष्य दिख रहा है। दोस्तों, उनके गवर्नेंस बॉडी देखी जाती है, उनका मैनेजमेंट देखा जाता है, उनका प्लेस ऑफ वर्किंग देखा जाता है, उनकी बिजनेस देखी जाती है। बहुत फैक्टर्स हैं जो इस डेटा के अलावा भी देख के कंक्लूड किया जाता है कि आप इसको बाय करें या सेल करें या लॉन्ग टाइम के लिए रखें। और ज़्यादातर बच्चियां पूछ रही हैं कि सर लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक बताइए। मैंने बताए हैं, पहले भी बताए हैं। और अलग यूट्यूबर्स से, वो तो एक भी पैसा लिए बिना प्रोफेशनल हो रखे हैं, सब कुछ नहीं बताते। मैं तो अपने यूट्यूब में पूरी एनालिसिस करके बताता हूँ। और अभी मैंने आज से शनिवार, पिछले शनिवार को भी आई थिंक मैंने कुछ सिखाने के लिए एक वीडियो बनाया था, आज भी मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके मैं शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया नहीं करता। और ये मेरा पहला स्टॉक है
टाटा स्टील। टाटा स्टील देखिए, इसको टिस्को भी कहते हैं। और सिर्फ मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही वीडियो बनाता हूँ। कोई कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग या पुट बाइंग या कॉल बाइंग या ऑप्शन, इन सब को दरकिनारे कर दीजिए। इनको मैं जुए के अलावा और कुछ नहीं मानता। और मुझे ज़्यादा एकदम से पैसा ना ज़्यादा खोने की आदत है और ना ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की आदत है। एक कांस्टेंट रेट पे पैसा घर में आता रहे और चैन की नींद हम लोग अपना सोएं और शांति घर में बनाए रखें, वो समय और ऐसा मैं चाहता हूँ। तो पहला स्टॉक है मेरा टाटा स्टील। तो दोस्तों देखिए, टाटा स्टील में मैंने कुछ पैरामीटर्स नोट किए हैं और इसकी मैंने पूरी व्याख्या की है। और आपको कहो तो मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जो मैंने काम किया है। ये पूरा का पूरा आई थिंक इसमें वीडियो में आएगा या नहीं आएगा, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद इस तरह से आएगा ये। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। और इसी तरह से मैं आपको 4, 5, 6 कंपनी बताऊँगा जिसमें आप बाई कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसा से रह सकते हैं और जिसमें आप बाई नहीं कर सकते। क्योंकि आपके हिसाब से वो अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब किताब से वो अच्छे शेयर्स नहीं हैं। तो टाटा स्टील में दोस्तों सबसे पहले मैंने इसका पूरा का पूरा हाई एंड लो लिया है। मैं जल्दी बता देता हूँ, आप मेरे वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो रंगीन चार्ट या शो या टेबल या कंप्यूटर वो सब अवेलेबल यहाँ हैं, लेकिन उनको दिखाने का कोई इस फाइनेंशियल कैलकुलेशन और एनालिसिस में ज़्यादा महत्ता मैं नहीं समझता। रंग बिरंगी दुनिया के भी मैं ज़्यादा महत्ता नहीं समझता। क्योंकि मैं सुबह देख रहा था कि मैं कहाँ रखे अच्छा लुक आए और वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मैंने बताया कि साइंस, विज्ञान और इस माइंड कैलकुलेशन जिसमें दिमाग लगता हो उसमें और फाइनेंस इन्वॉल्व हो, तो इसमें ज़्यादा लुक की ज़रूरत नहीं है। लुक की ज़रूरत होती है डांस में, बंदर नचाने में, कुत्ते दिखाने में। तो ये सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। तो देखिए, मैं टाटा स्टील का शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इसका हाई लो पिछले 52 वीक में 681 लो गया है और 1534 हाई गया है और अभी चलता है 1145 रुपये। तो आप अपने आप लगा सकते हैं कि कितना ऊपर से ये गिरा है और कितना ये नीचे से चढ़ा है। दोस्तों प्राइस बाई बुक वैल्यू, जिसको मैं बहुत महत्व देता हूँ, 1.83 है। 1.83 है। और जैसे ये 1 के नीचे आने की कोशिश करेगी, अभी तक तो मैंने देखी नहीं है और ना ही आई है, तो लोग टूट पड़ेंगे खरीदने के लिए। दोस्तों बुक वो इसकी बहुत है। बुक मीन्स असेट्स बहुत हैं। जमशेदपुर में टाटा का प्लांट मैंने देखा है, जगह जगह मैंने टाटा के प्लांट देखे हैं और बिजनेस देखी है। तो 628 रुपये 26 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड इस बार इसका 2.18% है, जिसको हम जो 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से टाटा स्टील ने दिया है। दोस्तों 2017 में 1,12,299 करोड़ की सेल थी, लेकिन नुकसान था 312 करोड़ का। 2018 में 1,32,155 की सेल थी, 17,530 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और 2019 में दोस्तों 1,57,668 रुपये की सेल थी, इसमें 8,962 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2020 में दोस्तों 1,48,971 रुपये की सेल थी, जिसमें मात्र 984 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों 2020-21 में 1,56,294 करोड़ की सेल थी, जिसमें 7,862 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ। अब आप कहेंगे 2022 को मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया है, और क्योंकि स्टील की डिमांड तो बढ़ ही रही है, मेटल की डिमांड बढ़ ही रही है। ये इस तरह से नहीं है कि इसके शेयर्स को किसी ने छीन लिया हो या डिमांड घट गई हो। तो और जो ईबिटा मार्जिन दिखाता है और 2021-22 में मार्च Q4 तक दोस्तों इसकी सेल 2,30,000 करोड़ की हो जाएगी, 1,56,294 के मुकाबले।
और दोस्तों इसका प्रॉफिट टाटा स्टील का 40,000 करोड़ हो जाएगा, जो मात्र 2020-21 में 7,862 करोड़ था। अब आप कहेंगे कि इसकी ईपीएस तो सर इस हिसाब से बहुत हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी ईपीएस देखिए, पहले तो ईपीएस ही माइनस में थी 17 में 42 रुपये 89 पैसे, और ये 2018 में 128 थी, 2019 में 87 थी, 2020 में 11 रुपये 86 पैसे थी, और 2020-21 में दोस्तों 63 रुपये 78 पैसे थी। अभी इसकी ईपीएस मैंने कैलकुलेट किया, आप भी कर लेंगे, 334 रुपये 41 पैसे आएगी दोस्तों। 334 रुपये 41 पैसे आएगी 2021-22 Q4 के बाद। लेकिन ये तो एक्शन में पहले ही आ जाएगा, स्टॉक मार्केट तो पहले ही रिएक्ट कर जाता है। मेरे हिसाब से इसकी कीमत दोस्तों, अगर ईपीएस 334 रुपये 41 पैसे है, तो कम से कम इस टाटा स्टील के स्टॉक की कीमत 3,000 रुपये पर शेयर होनी चाहिए। और डिविडेंड यील्ड भी इसका बहुत अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका बहुत अच्छा है। और दोस्तों ये शेयर पहले बोनस भी 2004 में 1:2 दे चुका है, और बहुत ही अच्छी सेल मैं इसकी मान रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी तरह से कल कोई टीवी पे रंग बिरंगे चार्ट लेके इसमें, क्योंकि मैंने गहन अध्ययन किया है दोस्तों, मैंने सब देखे हैं आजू बाजू वाले, कोई रंग बिरंगे चार्ट लेके इसके डेप्थ की चर्चा कर रहा था। जितना बड़ा हाथी रखोगे वो उतना ही बड़ा गोबर करेगा दोस्तों। जितना बड़ा मुनाफा ये दे रहा है, इसके सामने डेप्थ कुछ भी नहीं है, उतना ही ये प्रॉफिट होगा। आज मैं हाईली रिकमेंड इसे अपने यूट्यूब चैनल पे शनिवार 26 फरवरी 2022 के पास कर रहा हूँ कि आप टाटा स्टील में बेहिचक बिना रोक टोक के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने भी किया हुआ है, ये मेरा डिस्क्लोजर है, पर्सनल मेरा कुछ नहीं है। और दोस्तों ये मेरा एक डिस्क्लोजर है कि मैंने भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा स्टॉक में दे देता हूँ, बहुत जो बहुत ही प्रोमिजिंग है दोस्तों, और बीइंग बेसिकली गुजराती, मैं भी एक इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हूँ और जिसको दिल से चाहता हूँ। इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों ज़्यादा लंबी राम कहानी मैं नहीं बताऊँगा, नहीं बहुत लंबा वीडियो आज हो जाएगा। 2020-21 में दोस्तों, 2019-20 में इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सेल 5,97,535 करोड़ की थी, जो 39,773 करोड़ के प्रॉफिट पे था। ईपीएस 63 थी। 2020-21 में दोस्तों सेल कम हुई 4,66,924 करोड़ की, और प्रॉफिट क्योंकि ईबिटा मार्जिन ज़्यादा था, 53,223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 76 इसकी ईपीएस हो गई। दोस्तों अभी इसकी सेल काफ़ी कुछ बढ़ने वाली है, और प्रॉफिट भी इसका काफ़ी कुछ बढ़ने वाला है। आप अपने आप ही देख सकते हो कि इस कंपनी में ईपीएस भी 100 के आसपास हो जाएगी, और 2021-22 का बहुत ही अच्छी सेल इसकी प्रिडिक्ट की गई है, और प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा इसका प्रिडिक्ट किया गया है दोस्तों। जो 63 मेरे हिसाब से जो इसकी सेल है दोस्तों, 4,66,924 की जगह 2021-22 में 6,30,000 की मैंने प्रिडिक्ट की है, और 65,000 करोड़ का प्रॉफिट प्रिडिक्ट किया है दोस्तों। 65,000 को 6,445 इसकी इक्विटी से डिवाइड कर दीजिए, 100 ईपीएस आता है, जो बहुत ही अच्छा है। और पहले 76 था, अब 100 ईपीएस आता है। और अब आप कहेंगे कि ये अच्छा कैसे हुआ दोस्तों? जियो की वाहवाह हो रही है। जिस चैनल पे मैं बोल रहा हूँ और जिसके माध्यम से इसको अपलोड करूँगा, वो जियो फाइबर की वाईफाई है, जो मेरा उद्धार करने पे उतारू है। बाकी मैंने दूसरे की वाईफाई भी देखी है, मैं नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, जिसमें आधा पौना घंटा मैं कंटाल जाता था, ये अपलोड ही नहीं होता था। बट जियो की वाईफाई ने तो
10-15 मिनट से पहले ये मेरा अपलोड करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। तो मैं क्यों नहीं ऐसी कंपनी के गुणगान गाऊं। तो दोस्तों मेरा इस कंपनी में बहुत ही अच्छा और लुक है और मैं इस कंपनी को दिलो जान से चाहता हूं। आप भी इस कंपनी के शेयर को ले सकते हैं और लेके अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। और डिविडेंड भी इस कंपनी ने बोनस भी दिया है दोस्तों। मेरे पूरे गुजरात में सबके दिल खुश हो गए थे जब इस कंपनी ने 2017 में 1:1 बोनस दिया था। 2009 में भी इसने 1:1 बोनस दिया। दोस्तों इस कंपनी के, और चाहे टाटा स्टील हो चाहे ये कंपनी हो, इनके रिजर्व भी बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट भी बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों। तो ये दोनों कंपनी हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आप इन दोनों कंपनियों को बेहिचक ले सकते हैं। अब मैं एक तीसरी कंपनी जल्दी से बता देता हूँ, जिसको आप ले लें तो भी भला और जिसको आप ना लें तो भी भला। इसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। दोस्तों इसका P/B प्राइस बाई बुक वैल्यू 1.39 है। डिविडेंड यील्ड की 23.40% है, क्योंकि इसने डिविडेंड 2021-22 में 35 रुपये दिया, एक बार 23 रुपये दिया, एक बार 5 रुपये दिया और अभी इसने 5 रुपये दिया। 68 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। तो ये तो इसकी एक्सीलेंट फीचर्स हुई और डिस इन्वेस्टमेंट का ये कैंडिडेट है, जो 100% डिस इन्वेस्टमेंट होना ही होना है। क्योंकि दोस्तों नुमलीगढ़ रिफाइनरी और दूसरे कुछ असेट्स इस कंपनी ने बेचे हैं, जो एक इसके रिजर्व में अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं और इस कंपनी को डिसइन्वेस्ट करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आसानी रहेगी। इसकी बुक वैल्यू 243.29 रुपीज़ है। एंड दोस्तों इसका P/B मैंने आपको बता ही दिया है और बुक वैल्यू भी आपको बता दी है। 2020 में, क्योंकि रिफाइनिंग बिजनेस में है, 2019-20 में 2,84,571 एंड प्रॉफिट 2,265 करोड़ था। 2021 में 2,30,162 और प्रॉफिट 17,645 करोड़ था। 2021-22 में दोस्तों इसका जो बिक्री है वो 3,20,000 करोड़ का हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट 10,000 करोड़ का ही रहेगा, जिसको मैंने एक्सट्रापोलेट करके दिखाया है। क्योंकि EBITDA मार्जिन रिफाइनिंग कंपनीज पे ड्यू टू मोर वैल्यू ऑफ द क्रूड ऑयल कम हो रही है, तो इसलिए इसका प्रॉफिट कम आएगा। कंपनी की डिविडेंड यील्ड अच्छी है, भारत गवर्नमेंट की कंपनी है, बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। एंड दोस्तों कोई भाई बोल रहा था पिछले 10 साल से तो इस कंपनी ने कुछ नहीं दिया, आप रिकमेंड करते रहते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, 2012 में 1:1 बोनस दिया, 2016 में 1:1 बोनस दिया, 2017 में 1:2 बोनस दिया। उस भाई ने, उस बच्चे ने, उस दर्शक ने, उस प्यारे ने ये बोनस नहीं जोड़े होंगे। अगर जोड़ ले तो कई गुना पैसे का ढेर इस कंपनी ने लगाया है। तो और एक्सेप्ट डिविडेंड अलग से रहा। तो दोस्तों इसके रिजर्व जो हैं वो 34,565 से 50,605 करोड़ हो गए हैं, जिसमें इसने कुछ असेट्स अपने बेचे हैं और डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्ट करेगी ही, क्योंकि काफ़ी कुछ मूवमेंट उस डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ चल पड़ा है। और अगर इसे कोई अच्छा घराना ले लेता है, खरीद लेता है, तो दोस्तों इस कंपनी का भाव लगभग 1,200 रुपये तो हो ही जाएगा। अभी एट प्रेजेंट मैंने इसकी वैल्यूएशंस आपको बता दी हैं, इसके बारे में आपको बता दिया है। आप चाहें तो इस कंपनी के शेयर को खरीदें और चाहें तो आप इस कंपनी के शेयर को ना खरीदें। दोस्तों एक कंपनी जिसमें बहुत ही लोग इच्छुक थे और अपने भसीन साहब भी ले लो, तो मैं आज उसके भी गुणगान गा देता हूँ। देखिए ये है हीरो मोटो कॉर्प। दोस्तों इसमें प्राइस बाई बुक वैल्यू 3.29 है। सेक्टर की प्राइस बाई बुक वैल्यू 23 रुपये है।
एंड फेस वैल्यू शेयर की ओनली 2 रुपये है। और दोस्तों इसका 52 वीक में 2310 रुपये नीचे गया है और 3510 रुपये ऊपर गया है। अभी ये 2558 रुपये है। यील्ड इसकी 4.10 है डिविडेंड यील्ड, जिसमें 60 रुपये पर शेयर इसने अभी डिविडेंड दिया है। दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा हिसाब किताब ना बता के इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ। 2019-20 में 29,253 करोड़ की बिक्री हुई, जिसमें 3,624 करोड़ का मुनाफा हुआ। 2020-21 में 29,253 की जगह 30,959 करोड़ की बिक्री हुई और मुनाफा इस कंपनी को घट गया दोस्तों, 2,982 करोड़ रुपए का हुआ ड्यू टू ईबीटा, क्योंकि एवरीबॉडी इज सेलिंग मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर्स, स्कूटी एंड अदर एक्टिवा टाइप थिंग्स एंड नाउ इलेक्ट्रिक वाहन भी लोग खरीद रहे हैं, तो इनको बीटा मार्जिन कम मिला। और दोस्तों अभी इस कंपनी का 2022 में मैंने प्रिडिक्ट किया है बिक्री 28,000 करोड़ की होगी एंड मुनाफा भी इसका गिरेगा, जो 2400 करोड़ रह जाएगा। रिजर्व इस कंपनी के अच्छे खासे हैं दोस्तों, और इक्विटी इस कंपनी की ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी इक्विटी है। 32 रुपये का टोटल 2021-22 में इसने डिविडेंड दिया है। रेट बहुत हाई चलता है और मैं इस कंपनी को इस दर्जे से फील करता हूँ क्योंकि एक तो इसके मार्जिन कम होते जा रहे हैं और कभी इसने कुछ ना बोनस दिया, ना ही इसने अच्छा खासा कोई रिवार्ड दिया इन्वेस्टर्स को। 1991 में 1:2 बोनस दिया था और छोटी इक्विटी होने के बावजूद भी इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को कुछ दिया नहीं और अब तो मार्जिन भी कम हो रहे हैं, बिक्री भी कम हो रही है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। और मैंने अब कहेंगे कि मैंने अपना तजुर्बा कहाँ घुसा दिया, तो दोस्तों मैं अपने तजुर्बे से बताऊं कि ये हीरो मोटो कॉर्प नाम बाद में हुआ है, पहले हीरो होंडा हुआ करता था। आई थिंक होंडा ने अपना स्टैक खींच लिया, अभी हीरो मोटो कॉर्प किसी पर्टिकुलर इंडियन ग्रुप को ये संभाल दिया है। तो इस कंपनी के मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं हीरो मोटो कॉर्प खरीदो, हीरो मोटो कॉर्प खरीदो, तो दोस्तों खरीदने की गुंजाइश मुझे इस स्टॉक में दिखाई नहीं दे रही है अभी। और भी मैं हर एक सेक्टर के ज़्यादातर मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स के स्टॉक को मैं कवर करूं। अब आप कहेंगे कि आपने तो ऑटोमोबाइल को ही फेल कर दिया। नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैं बात करता हूं, ये भी ऑटोमोबाइल ही बनाती है। और दोस्तों पहले तो मैं बता दूं 2005 में इसने बोनस दिया, 17 में बोनस दिया, 2010 में ये स्प्लिट हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा। इक्विटी इसकी ज़्यादा 555 करोड़ की है, लेकिन रिजर्व इसके 39,000 करोड़ से 40,000 करोड़ हो गए। एंड दोस्तों इसकी P/B 1.99 है, जबकि सेक्टर की 77 है दोस्तों। जो 4 व्हीलर्स की सेक्टर हैं उसकी 77 है पी, जब पी 77 है, इसकी P/B 1.99 है। बुक वैल्यू दोस्तों 405 है। डिविडेंड यील्ड 1.08 है, 5 रुपये का शेयर है। एंड दोस्तों 21 में 74,277 करोड़ की बिक्री हुई, 2,425 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। EPS 17 दिखाई कंपनी ने। 2021-22 में 85,000 करोड़ की सेल मैंने प्रेडिक्ट की है और मुनाफा दोस्तों 4400 करोड़, लगभग डबल, 2,425 करोड़ की जगह 4400 करोड़ मैंने प्रेडिक्ट किया है। इस कंपनी में एक ही गड़बड़ थी कि इसके शेयर प्लेस थे दोस्तों। आज दिसंबर 2021 में 0.06% शेयर ओनली प्लेस रह गए। ग्रुप बहुत अच्छा है महिंद्रा का। FII की इक्विटी इंटैक्ट है, DII की बिल्कुल इंटैक्ट है, पब्लिक भी इंटैक्ट रखे हुए है, प्रमोटर ने एक शेयर बेचा नहीं है। और दोस्तों इस तरह से मैं इस कंपनी को हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये कंपनी आगे बढ़ेगी और बढ़ रही है, और अच्छे अच्छे मॉडल, इलेक्ट्रिक एंड एवरी टाइप ऑफ मॉडल्स कंपनी इज ब्रिंगिंग इन द मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑटोमोबाइल के ख़िलाफ़ हूँ, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के फेवर में हूँ दोस्तों। अब तीसरा सेक्टर आता है टेलीकम्युनिकेशन का। भारती एयरटेल का भी मैंने एनालिसिस किया है।
P/B 3.59 है। भारती एयरटेल P/B 3.59 है। सेक्टर का PE 34 है। बुक वैल्यू इस कंपनी की 192 है, 192 है दोस्तों। 5 रुपये का शेयर है। 2017 में 95,468 करोड़ की बिक्री हुई। प्रॉफिट लगभग 3,000 करोड़ का हुआ दोस्तों। एंड 2018 में भी लगभग इसका 83,000 की बिक्री हुई। 2019 में 80,000 की बिक्री हुई। 2020 में 87,000 की बिक्री हुई, जहां कंपनी लॉस में आ गई दोस्तों। लगभग 31,000 करोड़ रुपए। 2020-21 में लगभग 1 लाख की सेल हुई दोस्तों। 23,000 करोड़ का नुकसान उठाया। एंड दोस्तों अभी मैंने प्रिडिक्ट किया 2021-22 में कि इसकी सेल 1,10,000 होगी, जिसमें 3600 करोड़ का मुनाफा होने के उम्मीद है दोस्तों। इक्विटी बहुत बड़ी है इस कंपनी की, भारती एयरटेल की। अभी कुछ शेयर भी इन्होंने बेचे हैं प्लेसमेंट के जरिए। इक्विटी 2740 करोड़ की है, बहुत बड़ी इक्विटी है। रिजर्व इस कंपनी के घटे हैं 74,000 से 56,000 करोड़ रह गए हैं रिजर्व दोस्तों। एंड FII इंटैक्ट है, प्रमोटर इंटैक्ट है, DII भी इंटैक्ट है। थोड़ा सा माल DII ने बेचा है। कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ था 2009 में, जो 5 रुपये का रह गया दोस्तों। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उतार चढ़ाव इसमें मैं बहुत देख रहा हूँ। एंड इसके रिजर्व भी कम हुए हैं, इक्विटी बहुत बड़ी है, और जियो ने इसका कुछ शेयर खींच लिया है। तो दोस्तों इस कंपनी के मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। इसको भी कुछ लोग टीवी पे रिकमेंड करते हैं, लेकिन आज मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा इसको रिकमेंड नहीं करता। अब सॉफ्टवेयर कंपनी पे आ जाता हूँ दोस्तों। सॉफ्टवेयर कंपनी SCL टेक है। SCL टेक्नोलॉजी का P/B 5.11 है। सेक्टर का 37 है। PE 37 है। बुक वैल्यू SCL टेक की 221 है। एंड दोस्तों 2017 से लेके 2021 तक इसकी सेल बढ़ी है और दोस्तों प्रॉफिट की भी इसका अच्छा खासा हुआ है। और 2022 में 76,000 की बिक्री होगी, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी तो बुरी नहीं दिख रही है चार्ट पे। FII का शेयर लगभग 25% से 20% रह गया है, इसलिए इसका थोड़ा सा डाउन रहा रेट। और DII ने उतना ही 10% से 14% अपना बढ़ा लिया है स्टैक। पब्लिक ने 4 से 5% कर दिया है। एंड दोस्तों कंपनी तो इतनी, इसके रिजर्व भी 50,000 से 59,000 लगभग हुए हैं। एंड कंपनी जो है भारती एयरटेल, वो SCL टेक्नोलॉजी, रिजर्व 50,000 से 59,000 करोड़ के हो गए। इक्विटी इसकी 543 है दोस्तों। इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। अभी तो 32 रुपये दिया है इसने 2021-22 में। बोनस 2007 में 1:1 दिया था, 2015 में 1:1 दिया था, 2019 में 1:1 दिया था। तो बोनस एंड डिविडेंड देने में भी ये बहुत ही लिबरल है, इसलिए मैं SCL टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करता हूँ। आप इसके शेयर्स को ले सकते हैं। अभी मैं एक और कंपनी है, सभी सेक्टर्स को इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं एशियन पेंट्स को इसमें और जोड़ लेता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर अपने इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। एशियन पेंट्स P/B दोस्तों 22.62 है, जो काफ़ी ऊपर चल रहा है। ये लगभग 1,000-1,200 चला करता था, फिर 1,500 हुआ, अभी ये 3100 से नीचे ही नहीं उतर रहा है। तो मैं इसको भी बता देता हूँ। P/B इस कंपनी का 22.62 है। सेक्टर का 88 है। बुक वैल्यू 137 है। एंड डिविडेंड यील्ड ओनली 0.57% है दोस्तों। इसके रिजल्ट 2017 से 2022 तक
रिवेन्यूज बढ़े हैं, प्रॉफिट भी इसका 1940 से 3178 हुआ है, और 2022 में 28,000 की बिक्री के सामने 2800 का आई थिंक प्रॉफिट होने के चांस हैं, लेकिन क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा होने पे इसके मार्जिन पे प्रभाव पड़ेगा। इक्विटी 95 करोड़ की है, रिजर्व इसके 10,000 से 12,710 हो गए हैं, कुछ बढ़े हैं। एंड दोस्तों, इस कंपनी में शेयर प्लेज हैं 7.64%, एंड इसका मार्जिन भी ठीक नहीं है, क्रूड ऑयल अप हो रहा है, और FII 21 से 20% की इक्विटी पे आ गए, DII इंटैक्ट हैं, पब्लिक भी इंटैक्ट है। तो दोस्तों, इस तरह की कंपनी रिस्की है, तो आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। इसने कभी कुछ रिवार्ड तो इन्वेस्टर्स को नहीं किया है। तो ये मैंने हर एक सेक्टर्स की कंपनीज लेने की कोशिश की है, और जिस तरह से मैंने एनालिसिस की है, जो पैरामीटर्स मैंने कंसीडर किए हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप भी अपने दिमाग से मनी कंट्रोल या investing.in में जाके इन पैरामीटर्स के आधार पे एनालाइज करिए और अच्छे फ्रंट लाइन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करिए। पेनी स्टॉक्स से दूर रहिए, वीकर हैंड्स से दूर रहिए, कमज़ोर फंडामेंटल्स वाले स्टॉक से दूर रहिए, और ऐसे मौके पे, ऐसी हालात में, इसे मैं मौका तो नहीं कहूँगा दोस्तों, ऐसे हालात में भी अगर आप वीक और पेनी स्टॉक्स या TTML की तरफ जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, TTML की कहानी सुनिए, इस आने वाले सोमवार से फ्राइडे तक अच्छी तरह से सुनिए, इसका लोअर सर्किट खुलने वाला है। इसका लोअर सर्किट खुलने वाला है। सुपर ऐप जो आना था उसकी डेट थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, और इसका लोअर सर्किट खुलने वाला है। आप TTML की भी राम कहानी मेरे से सुन लीजिए। इसी वीडियो के साथ मैं अपने इस वीडियो को आपके लाभांश की कामना करते हुए विराम देता हूँ। नमस्कार।